हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारी क्लास है 11th आर्ट्स में उर्दू लिटरेचर के बारे में बात करूंगा। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने मीर तकी मीर की सवानह बताई थी और उनकी गज़ल को पढ़ के बताया था। आज उनकी गज़ल की तशरीह करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कि जिस सर को गुरूर आज है, यहाँ ताजवरी का कल उस पे यही शोर है। फिर नूह है गरी का। ये गजल का मतला शेर है। ये मीर तकी मीर की गजल का ये मतला शेर है। क्या है मतला, किसे कहते हैं, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, गौर से सुनिएगा। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हमरदीफ और हमकाफिया होते हैं। हमरदीफ और हमकाफिया का मतलब ये हो गया, दोनों मिसरों के जो रदीफ हैं और दोनों मिसरों के जो काफिया हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे मसलन यहाँ ये जो मिसरा है, आज यहाँ ताज वरी का, तो देखिए हर मिसरे का रदीफ क्या होगा, जो लास्ट का वर्ड होता है वो रदीफ होता है। और काफिया क्या होता है, रदीफ के जस्ट पहले वाला जो लफ्ज है वो काफिया है। तो यहाँ आप ताज वरी भी कह सकते हैं या वरी भी कहा जा सकता है। अब ऐसे ही इस दूसरे मिसरे का रदीफ देखिए क्या है, का, और इसका काफिया क्या हो गया, गरी। ऐसा शेर जिसके दोनों मिसरों, क्योंकि हर शेर के लिए कितने मिसरे होना लाजमी है, दो मिसरे होना लाजमी। तो ऐसा शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया एक जैसे हो जाएंगे, तो वो जो शेर होगा वो क्या कहलाएगा, वो शेर मतला कहलाएगा। तो ये जो शेर है ये क्या है, मतला है। कैसे हुआ ये मतला, क्योंकि इस शेर के दोनों मिसरे देखिए, पहला मिसरा ये रहा, इसका रदीफ काफिया क्या आया, का और वरी। और इस शेर के दूसरे मिसरे का रदीफ और काफिया देखिए क्या आया, का और गरी। रदीफ क्या होता है, मिसरे का आखिरी का लफ्ज रदीफ। काफिया क्या होगा, उसके जस्ट पहले वाला जो लफ्ज है वो काफिया है। तो अगर दोनों मिसरों में एक जैसा रदीफ और एक जैसा ही काफिया इस्तेमाल होता है तो उस शेर को हम मतला कहते हैं। और मतला हमेशा गजल का जो पहला शेर होगा वही क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। यानी गजल का जो शुरुआती पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है, जिसमें शेर के दोनों मिसरे जो है हमरदीफ और हमकाफिया होते हैं। हमरदीफ और हमकाफिया का मतलब यहाँ क्या है, हमरदीफ और हमकाफिया का मतलब हो गया एक जैसा रदीफ और एक जैसा काफिया, ये कहलाता है हमरदीफ और हम काफिया। तो अब ये तो थी बात मतले की। चलिए अब बात करते हैं तशरीह की, क्या कह रहा है। तो शायरी से मतले में तशरीह क्या कह रहा है, जिस सर को गुरूर है आज यहाँ ताजवरी का। तो ताजवरी का मतलब यहाँ है बादशाही। ताजवरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बादशाही। यानी सर पर ताज रखा जाता है और ताज बादशाहों के सर की पहचान होती है और ये पहचान कराता है कि ये बादशाह है। तो यानी जिस सर को गुरूर हो जाता है अपनी बादशाही का, अपने ताज का गुरूर हो जाता है, एक वक्त ऐसा आता है कि उसी सर को, उसी मगरूर सर को जब वो मिट्टी में मिल जाता है तो उसको नूहगिरी करना होता है, यानी मातम करना पड़ता है। तो यहाँ इस नूहगिरी का मतलब हो गया है मातम, रोना धोना। यानी जो शख्स ताजवरी होने पर यानी बादशाही होने पर अपने आप को गुरूर और घमंड में मलवज रखता था, डुबोए हुए रखता था, आज वही सर जो है मरने के बाद वो सर क्या है, उस मातम कर रहा है, रो रहा है, धो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इंसान को किसी भी हाल में अपने जो
हालात है उन पे ना तो कभी अफसोस करना चाहिए और ना गुरूर और घमंड करना चाहिए, क्योंकि ये सब वक्त की इसका सरमाया है। और इस वक्त के सरमाए में कभी तो इंसान बादशाह बन जाता है और कभी इंसान है फकीर बन जाता है। तो जो सर बादशाह बनने पर गुरूर घमंड कर रहा था, जिस सर को गुरूर था, आज वही सर क्या है, मरने पर, खत्म हो जाने पर क्या हो रहा है, वो सर मातम कर रहा है, रो रहा है, यानी कि उसके जो ताज है वो अब कोई काम नहीं आ रहे हैं। तो ये इस मतले का मतलब हो गया। चलिए इसी के बाद आगे और कर लेता हूं। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत है। असबाब लुटा यहाँ हर सफरी का। तो देखिए ये जो दूसरा शेर मैंने लिखा है कि आफाक की मंजिल से गया कौन है सलामत, तो इसमें यहाँ आप देखेंगे तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा यहाँ हर सफरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा यहाँ हर सफरी। सफरी का मतलब यहाँ मुसाफिर से है, असबाब का मतलब यहाँ है सामान। यहाँ शायर बड़ी उम्दा बात कह रहा है, जिंदगी की हकीकत बयान कर रहे हैं मीर तकी मीर कि आफाक यानी दुनिया की मंजिल, आफाक का मतलब यहाँ दुनिया से, उफ्क से बना है आफाक, और इसका मतलब यहाँ दुनिया से है। यानी दुनिया एक ऐसी जगह है, इस मक्की मंजिल से कोई भी इंसान सही सलामत वापस नहीं गया। मतलब क्या, यानी दुनिया से कोई भी इंसान अपना सामान जो है साथ में वापस मरने के बाद कभी कोई सामान नहीं ले गया। यानी जिसके पास जितना धन था, जितनी दौलत थी, मौत आने के बाद वो सारी धन दौलत उसको यहीं छोड़कर जानी होती है और इस दुनिया से उसको तन्हा अकेले ही सफर पर, आगे के सफर पर निकलना होता है। तो यहाँ शायर बड़ी उम्दा बात कहते हुए बताते हैं कि आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, यानी इसे दुनिया की मंजिल से कोई भी इंसान सही सलामत है नहीं गया है। और हर इंसान का जो है, यानी हर सफरी का, दुनिया में हर इंसान क्या है, एक मुसाफिर है। और दुनिया जो है एक मुसाफिर खाना है, और यहाँ इंसान हमेशा के लिए नहीं ठहरा है, बल्कि वो चंद लम्हों के लिए यहाँ ठहरा है। तो जब वो इंसान यहाँ से निकल जाता है तो उसका जो सामान है वो क्या हो जाता है, लुट जाता है, यानी उसको वो सारे सामान यहीं छोड़कर चले जाते हैं। तो उसको इस अंदाज में कह रहे कि दुनिया एक ऐसी मंजिल है जहां से कोई भी इंसान सही सलामत है नहीं गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी खुद अपने आप से पूछ रहे क्या कोई सही सलामत इस दुनिया से वापस गया है। सही सलामत मतलब यानी कि अपना साजो सामान वापस लेकर गया। यानी यहाँ दुनिया के में रहने वाले हर इंसान जो कि एक मुसाफिर है, यहाँ हर मुसाफिर को क्या है, अपना सामान लुटाना होता है। तो यहाँ असबाब लुटा यहाँ हर सफरी का। सफरी मतलब हर इंसान को कहा गया है मुसाफिर। दुनिया एक मुसाफिर खाना है और दुनिया एक जिंदगी एक सफर है, और इस जिंदगी को तय करने वाला मुसाफिर इंसान खुद है। तो इसे दुनिया की मंजिल से कोई भी इंसान सही सलामत नहीं गया है। यानी हर इंसान को अपना साजो सामान क्या है, हर मुसाफिर को अपना साजो सामान क्या करना पड़ा, यहाँ लुटाना पड़ा। यानी हर इंसान को अपना साजो सामान यहाँ छोड़कर दुनिया से रुखसत होना पड़ा। ये दूसरा शेर था। तो आई होप ये दोनों शेर आपको समझ में आए होंगे। इनकी मैंने तशरीह करी है, वजाहत करी है। इसको अब जगह नहीं है, इसको उन दोनों को मिटाकर मैं आगे के शेर लिखता हूं। आगे के शेर देखिए क्या है कि जिंदान में भी शोरश न गई अपने जुनू की, न गई अपने
जुनू की अब संग मदावा है आशफ्ता सरी का। अब संग मदावा है इस आशफ्ता सरी का। तो अब देखिए क्या कह रहा है शायर, यहां जंदान में भी तो इसके मीनिंग देख लेते हैं। जिंदान का मतलब हो गया कैद खाना, जेल, जेल को जंदान कहा गया। शोरश, शोरश का मतलब हो गया हंगामा। जुनू, जुनू का मतलब हो गया पागलपन। संग, संग का मतलब होता है पत्थर। संग मदावा पत्थर उठाना। आशफ्ता सरी का, और यहां इसे आशफ्ता सरी का मतलब हो गया वहशत। वहशीपन जो होता है ना, जंगलीपन जिसको कहते हैं, वो वहश। आशफ्ता सरी उसका मतलब, ये मैं यहाँ मैंने मीनिंग लिखे इनके। जिंदान का मतलब कैद खाना, जेल। संग का मतलब पत्थर। शोरस का मतलब हंगामा। जुनू, जुनू का मतलब पागलपन। और आशफ्ता सरी, आशफ्ता सरी का मतलब हो गया वहशत, जंगलीपन। तो यहाँ शायर देखो क्या कहना चाह रहा है, ये तो है मीनिंग। अब शायर कहना क्या चाह रहा है वो देखिए। शायर कह रहा है कि जब मुझको कैद खाने में डाल दिया गया तो कैद खाने में भी मैंने हंगामा करना, मैं कैद खाने में मेरे अंदर क्या हो गया, जुनून तारी हो गया, पागलपन तारी हो गया। और उस पागलपन में मैंने क्या किया, कैद खाने में भी हंगामा किया। यानी मुझे कैद में डालने के बाद भी मेरे पागलपन का कोई इलाज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कैद खाने में भी क्या किया, शोरस किया, हंगामा किया। अब शायर कह रहा है कि मेरे इस जुनू का, यानी मेरे इस पागलपन का जो इलाज है वो अब क्या है, कि अब मैं क्या उठा लूं, पत्थर उठा लूं, और पत्थर से अपने सर को फोड़ डालो। यही मेरे इस जुनून का इलाज है। यहाँ जुनून का मतलब यहाँ शायर किसको कह रहा है, इश्क को कह रहा है। यानी मैं इश्क में इस कदर जुनून हो गया है, इस कदर में इस पागल हो गया हूं कि मुझे कैद खाने में डालने के बाद भी मैंने वहां खूब हंगामा किया। अब तो ये इलाज है कि मैं अपने हाथों से पत्थर उठाऊं और अपने सर को फोड़ूं, यानी अपनी इस वहशत, सर को फोड़ कर क्या करूं, अपनी वहशत का नमूना दूं। यही मेरे इश्क का, यही मेरे जुनून का इलाज है। तो क्या है, दोबारा से देखिए। शायर कह रहा है मेरे इश्क का, मेरे जुनून का, मेरे पागलपन का इलाज मेरे पाक करने के लिए लोगों ने मुझे कहाँ डाल दिया, जिंदान में, कैद खाने में डाल दिया। लेकिन उस कैद खाने में भी मैंने क्या किया, शोरश किया, हंगामा किया। अब तो ये इलाज है कि मैं क्या कर लूं, संग मदावा बन जाऊं, यानी पत्थर उठाने वाला बन जाऊं, और अपने हाथों से ही अपने सर को फोड़ूं, यानी अपने हाथों से ही वहशी बन जाऊं। ये मेरा इलाज हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है शायर, ले सांस भी आहिस्ता, ले सांस भी आहिस्ता, नाजुक है बहुत काम, नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाए शीशा गिरी का, आफाक की इस कारगाए शीशा गरी का। ले सांस भी अब संग भी आहिस्ता, नाजुक है बहुत काम। तो शायर यहाँ आफाक मतलब इस दुनिया को क्या बता रहा है, कैसा है ये दुनिया, कारगाए शीशा, कारगाए शीशा गरी का। कारगाए शीशा गरी का मतलब शीशे बनाने का, शीशे बनाने का कारखाना। तो यहाँ शायर दुनिया को क्या कह रहा है, शीशा बनाने का कारखाना कह रहा है। तो शायर कह रहा है कि ए मीर, ए इंसान, तो इस दुनिया में आया है, और ये दुनिया क्या है, शीशा बनाने का एक कारखाना है। और इसमें तुझको क्या करना होगा, सांस भी बड़े आहिस्ता से लेना होगा, क्योंकि हो सकता है तेरे जोदा जोर से सांस लेने से
ये जो कांच है, कोई कांच टूट जाए और वो कांच तुझको जख्मी कर दे, ऐसा ना हो। तो इसलिए मतलब ये है कि इस दुनिया में इंसान को बड़े ही फूंक फूंक कर कदम रखना होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता है, सब एक ना एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। तो यहाँ शायर क्या कह रहा है, ले सांस भी आहिस्ता, नसीहत दे रहा है कि ए इंसान, तो इस दुनिया में आया है, जो कि ये दुनिया किसकी तरह है, एक शीशा बनाने वाले कारखाने की तरह है, और वहां तुझको क्या करना होगा, बड़ी एहतियात से काम करना होगा, काम लेना होगा, क्योंकि यहाँ तुझको सांस भी आहिस्ता से लेना होगा, क्योंकि ये दुनिया क्या है, एक शीशा बनाने के कारखाने की तरह। हो सकता है तेरे ज्यादा जोर से सांस लेने से तुझको क्या हो, नुकसान हो, और कोई कांच टूट कर तुझे लग जाए। मतलब ये है, मुराद ये है कि इस दुनिया में इंसान को बहुत ही एहतियात से रहना होगा, फूक फूक के कदम रखना होता है, कि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है, कब कौन साथ छोड़ जाए कोई भरोसा यहाँ नहीं है। तो ये बात शायर यहाँ कह रहा है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, टुक मीर जिगर, इसको मैं मिटा देता हूं, लास्ट का जो शेर है वो मक्ता है। टुक मीर जिगर सोख्ता की खबर ले, टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है, क्या यार भरोसा है, चिरागे शहरी का। तो यहाँ शायर बड़ी ही प्यारे अंदाज में कह रहा है कि ये जो शेर है ये क्या है, मक्ता है, ये गजल का क्या है, मक्ता है। ध्यान रखना, ये जो शेर मैंने लिखा है जिसमें मीर तकी मीर ने अपना खुद का नाम इस्तेमाल किया है, नाम मतलब जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, उसको जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर देता है वो शेर मक्ता कहलाता है। और वैसे गजल का जो आखिरी शेर होता है वो मक्ता ही कहलाता है, और उस मक्ते में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि मक्ता किसको कहते हैं, मक्ता जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो शेर मक्ता कहलाता है। तो यहाँ शायर ने अपना तखल्लुस यानी अपना नाम इस्तेमाल किया है, तो ये शेर क्या हो गया, मक्ता हो गया। तो देखिए क्या कह रहे हैं शायर, कि टुक मीर जिगर सोख्ता की खबर ले। टुक का मतलब हो गया जरा, मीर तकी मीर के जमाने के अंदर टुक को जरा, जरा को टुक कहा जाता था खड़ी बोली के मुताबिक। तो मीर कहते हैं, ए मिगर मीर, इस जिगर सोख्ता की खबर ले। जिगर सोख्ता मतलब जख्मी दिल, जख्मी दिल, यानी मेरा दिल दोए। मीर तकी मीर हो सकता है अपने शायर महबूब से मुखातिब है कि मेरे महबूब तू इससे मीर की खबर ले, जिसका दिल क्या है, बड़ा ही जख्मी दिल है, क्योंकि अभी इसको, इसकी जिंदगी का क्या है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तू इसकी जल्द खबर ले ले, क्योंकि अब इसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और मीर तकी मीर अपने आप को क्या बता रहे हैं, चिरागे शहरी बता रहे हैं, यानी सुबह का जो चिराग होता है। अब जाहिर सी बात है, पुराने जमाने में चिमनी होती, चिराग होती, उसमें तेल डाला जाता और पूरी रात वो चिराग जलता रहता, उसमें उतना ही तेल डाला जाता कि वो सुबह तक खत्म हो जाता। तो जो सुबह जब ये फजर का वक्त जो होता, जब दिन निकलने को आता, तो वो चिराग में से धीरे धीरे तेल खत्म हो जाता और वो चिराग बुझने लगता। तो शायर उसी के बारे में बात कर रहा है कि ए महबूब, मैं तो वो सुबह के वक्त जलने वाला चिराग हूँ, यानी अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, मैं किसी भी वक्त अब बुझ सकता हूँ, क्योंकि सुबह के वक्त का जो चिराग है वो कभी भी बुझ सकता है। तो यहाँ शायर यही कह रहा है कि महबूब, तो इस जख्मी दिल मीर की जल्दी खबर ले ले, क्योंकि अब मीर क्या है, सुबह के वक्त का चिराग है, यानी कि मीर की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मीर की जिंदगी कब खत्म हो जाए। इसलिए महबूब तो इस मीर का, इस मीर, इसके जो जख्मी दिल है उसकी तो जल्दी खबर ले ले। तो ये है, थी आपकी मीर तकी मीर की गजल, जो 5 शेर इसमें दे रखे थे, जो मैंने यहाँ इसकी तशरीह करवाई है। 1 बाय 1 एक एक करके इनके मीनिंग समझाए आपको, और इसके बारे में बताया कि क्या बयान कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट गज़ल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।